हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में अध्ययन करते हुए आज हम बात शुरू करेंगे थॉमस हिल ग्रीन की। टी.एच. ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन को नव हीगलवादी दार्शनिक माना जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने जर्मन आदर्शवाद में आमूलचूल संशोधन किया। सेबाइन का कहना है कि ग्रीन के आदर्शवाद में व्यक्तिवाद और उदारवाद का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वेपर का मानना है कि ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद को एक नया धार्मिक विश्वास प्रदान किया। गैटल कहते हैं कि ग्रीन ने उपयोगितावाद और आदर्शवाद के उत्तम तत्वों को मिलाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से ये कुछ लोगों के विचार हमने समझे कि किस किस ने क्या क्या बात कही ग्रीन के रचनाओं के बारे में, उनके चिंतन के बारे में। तो ऐसी स्थिति में आगे ग्रीन आदि जो ब्रिटिश विचारक थे, उन्होंने जर्मन दार्शनिकों से इंस्पायर होते हुए कुछ व्यक्ति के अधिकार जो स्वीकार किए, उनको ये नहीं माना कि ये अधिकार जो है वो नहीं होने चाहिए, बल्कि राज्य को मनुष्य की उन्नति का साधन मानते हुए व्यक्ति के अधिकारों की भी वो बात करते हैं। इंग्लैंड में चूँकि उदारवाद की परंपरा रही है हमेशा से, लोकतंत्र की व्यवस्था, व्यक्ति के अधिकार, जनता की स्वीकृति के द्वारा शासन, ये सब चीज़ें, तो इन सब को स्वीकार करते हुए ग्रीन ने आदर्शवाद की भी बात की। उनका आदर्शवाद जर्मन आदर्शवाद के समान बहुत वॉयलेंट या एक्सट्रीमिस्ट नहीं था। वॉयलेंट से यहाँ मतलब है एक्सट्रीमिज्म नहीं था उनके उसमें, बल्कि वो संयत या मध्यम मार्गी यानी कि मॉडरेट किस्म का आदर्शवाद कहलाता है। ग्रीन, बोसांके और ब्रैडले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चूँकि प्रोफेसर थे, टीचिंग फैकल्टी वहाँ विकसित होने के कारण इसे ऑक्सफोर्ड संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ग्रीन के जो कुछ विचार हैं, ग्रीन की जो रचनाएं हैं जिनमें उनके विचार दिखाई देते हैं, वो 4 रचनाएं जो प्रमुख हैं: प्रोलेगोमेना टू एथिक्स, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन। तो ये उनकी रचनाएं हैं। उनका राजनीतिक दृष्टि से 2 जो रचनाएं हैं प्रमुख, वो हैं लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स और लिबरल लेजिस्लेशन, ये वाली रचनाएं। तो ग्रीन के विचार दर्शन के स्रोत जो हैं वो 3-4 हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से उन्होंने अपने विचार ग्रहण किए हैं, कहाँ किन चीज़ों का उनके विचारों पर, चिंतन पर प्रभाव पड़ा है। तो इसमें पहला मिलता है इसमें यूनानी दर्शन, दूसरा रूसो का दर्शन, तीसरा जर्मन आदर्शवाद और चौथा नॉन कन्फॉर्मिस्ट। तो ये 4 तरह की जो प्रभावकारी फैक्टर्स हैं, इनका प्रभाव रहा ग्रीन के विचारों के ऊपर। ग्रीन के राजनीतिक चिंतन का आधार आध्यात्मिक सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि हीगल की तरह ग्रीन भी अद्वैतवादी हैं, वो भी एक ही अध्यात्म तत्व को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके चिंतन में आध्यात्मिक सिद्धांत के जो है पुट दिखाई देता है। उनका मानना है कि मनुष्य में आत्मचेतना विद्यमान है। मनुष्य का उद्देश्य जो है वो उच्च नैतिक जीवन को व्यतीत करना है। मनुष्य का प्रमुख गुण उन्होंने स्वतंत्रता बताया। मनुष्य के व्यक्तित्व का विशिष्ट महत्व बताया कि उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो, इस प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्ति का कल्याण समाज कल्याण का एक माध्यम मात्र है। मनुष्यों में भ्रातृत्व भाव होता है समाज कल्याण के भाव के साथ ही। व्यक्ति का लक्ष्य जो है वो नैतिक गुणों का विकास करना है। व्यक्ति के विकास में राज्य की भूमिका पर बल दिया उन्होंने कि व्यक्ति का जो विकास है वो तभी हो सकता है जब राज्य इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिनमें कि व्यक्ति को अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए पूरी तरह से अनुकूल वातावरण प्राप्त हो। तो ये कुछ चीज़ें हमने समझने का प्रयास किया। ग्रीन के जो राजनीतिक विचार हैं तो वो हम बिंदुवार देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किन किन चीज़ों को उन्होंने अपने चिंतन में शामिल किया है।
तो ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा के बारे में ये कहा जा सकता है कि रूसो और कांट की तरह ग्रीन अपनी जो भी राजनीतिक दर्शन का जो बिगनिंग है उस स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या से करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य जो विषय वासनाएं हैं और जो बुरी मनोवृत्तियां हैं उनको अपने वश में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने जो एक आम धारणा स्वतंत्रता की ली जाती है वो नहीं लेकर के इसमें आध्यात्मिकता का पुट डाला है। यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ बताया कि अपना जो मनोवृत्तियां हैं, अपनी जो मोह माया विषय वासनाएं हैं, उन पर अगर व्यक्ति यदि वश में कर लेता है, इसका मतलब वो स्वतंत्र हो जाता है। बाह्य स्वतंत्रता चूंकि राजनीति शास्त्र का विषय है, यानी इसका अभिप्राय है ऐसी बाहरी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वास्तविक हितों के कार्यों को पूरा कर सके और उसे अपने आत्म विकास में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां न आए। तो ये दो प्रकार की चीज़ें बताई, आंतरिक और बाह्य। स्वतंत्रता का उन्होंने इस प्रकार का अपना अवधारणा दी। लेकिन ग्रीन के, क्योंकि ये जैसे कि हमने देखा आध्यात्मिक पुट जो उन्होंने डाला, इसका मतलब ग्रीन की जो स्वतंत्रता है वो किसी भी प्रकार से मनमाना कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, ना वो नकारात्मक है नेचर में, बल्कि वो ऐसी सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ ऐसी सुविधाओं का उपभोग करना या फिर ऐसे कार्य करना जो कि करने योग्य हों, किए जाने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता की बात की उन्होंने। तो कुछ जो लक्षण बताए उन्होंने स्वतंत्रता के, वो हम देखते हैं बिंदुवार। स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है, यानी कि ऐसे कार्य जो किए जाने चाहिए। तो इसमें ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक तरीके से पॉजिटिव नेचर हो गया इस अवधारणा का, इस कॉन्सेप्ट का, कि किए जाने योग्य कार्य यानी कि वो सभी प्रकार के वो कार्य जो कि सही हैं, जो किए जाने चाहिए, वो व्यक्ति को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंतुष्टि या स्वच्छंदता नहीं है किसी भी तरीके से। यानी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं माना जा सकता कि व्यक्ति अपने किसी भी कार्य के लिए मनमाना व्यवहार कर सकता है। स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता है। स्वतंत्रता के अभाव में मानव चेतना कुंठित हो सकती है और मनुष्य जो है वो एक तरीके से सिर्फ मैकेनिकल रह जाएगा यदि वो स्वतंत्रता की चेतना उसमें नहीं होगी। स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं, यानी अधिकार युक्त स्वतंत्रता को ही माना उन्होंने। अधिकार विहीन स्वतंत्रता उच्छृंखलता में परिणत हो सकती है। यानी कि जब तक जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, घूमने का अधिकार, अपना मनचाही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अपना भ्रमण का अधिकार, ये सारे अधिकार यदि नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। थैंक यू।